अगर पीओके कल भारत में मर्ज हो जाए तो क्या होगा? पाकिस्तान का जवाब क्या होगा? चाइना कैसे रिएक्ट करेगा? क्या भारत इसके लिए सच में तैयार है? ये बहुत बड़े सवाल है। आज हम एक बेहद जरूरी सवाल का विश्लेषण करेंगे। पहला, भारत पीओके को कैसे मर्ज कर सकता है? हाँ, मर्ज होने पर क्या क्या चुनौतियां होंगी? पीओके और इंटरनेशनल रिएक्शन कैसी होगी? बिल्कुल। Welcome to Civil 360, the only UPSC channel that you can just listen to and stay UPSC ready 24/7. चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का वो हिस्सा है जो 1947 से पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में है। अच्छा। इसमें दो मुख्य इलाके हैं। एक जिसे पाकिस्तान आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर या AJK कहता है। कहने को तो उसकी अपनी असेंबली वगैरह है, पर असल कंट्रोल तो इस्लामाबाद का ही है। हाँ, वो तो है। और दूसरा है गिलगिट बल्टिस्तान यानी GB। इसे पाकिस्तान सीधे मतलब सेंट्रली एडमिनिस्टर करता है। ठीक है। और भारत का स्टैंड तो हमेशा से क्लियर रहा है कि ये पूरा इलाका इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है और ये कानूनी तौर पर भारत का अभिन्न अंग है। बिल्कुल। और इसकी लोकेशन, Yes. स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो हाँ ये इतना अहम क्यों है? हाँ, देखिए इसकी लोकेशन ही इसे बहुत अहम बनाती है। ये भारत प्रशासित जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। और इसकी सीमाएं सोचिए कहाँ कहाँ लगती हैं। पाकिस्तान से, चाइना के शिनजियांग प्रोविंस से, हाँ भारत के अपने JNK और लद्दाख यूटीज से, और उधर अफगानिस्तान के वखन कॉरिडोर से भी। अच्छा, वखान कॉरिडोर हाँ। मतलब अफगानिस्तान तक पहुंच। एग्जैक्टली ये लोकेशन इसे जबरदस्त जियो स्ट्रेटेजिक महत्व देती है। आप सोचिए सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और वेस्टर्न चाइना तक डायरेक्ट जमीनी एक्सेस का पोटेंशियल है यहाँ। सही बात है। अच्छा, थोड़ा सा इतिहास को समझ लेते हैं। 1947 में क्या हुआ था और भारत का दावा कैसे बनता है इस पर, संक्षेप में? जी, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो महाराजा हरि सिंह ने पहले तो स्वतंत्र रहने का फैसला किया। हाँ। लेकिन फिर अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान बैक्ड कबाइली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। तब अपनी रियासत को बचाने के लिए महाराजा ने भारत से मिलिट्री हेल्प मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया। वो लीगल डॉक्यूमेंट जिससे JNK भारत का हिस्सा बना। बिल्कुल। उसके बाद इंडियन आर्मी ने हस्तक्षेप किया, पहला भारत पाक युद्ध हुआ, फिर जनवरी 1949 में UN के दखल से सीज फायर लागू हुआ और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC बनी। जो कि एक्चुअल बॉर्डर नहीं है, बस एक सीज फायर लाइन है। सही कहा, वो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। और तभी से JNK का लगभग 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम POK कहते हैं। और भारत का लीगल क्लेम तो बहुत स्पष्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 और फर्स्ट शेड्यूल साफ कहता है कि JNK, जिसमें POK भी शामिल है, वो भारत का हिस्सा है। जी। और वो 1994 का संसद का प्रस्ताव भी तो है। यूनानिमस रेजोल्यूशन था वो। हाँ, बिल्कुल। 1994 का पार्लियामेंट का यूनानिमस रेजोल्यूशन यही कहता है कि POK भारत का अभिन्न अंग है और इसे वापस लेना चाहिए। ये भारत की स्टेटेड पोजीशन है। एग्जैक्टली। अब वापस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पर आते हैं। मिलिट्री एंगल से क्या फायदे हैं? देखिए, मिलिट्री लिहाज से ये ऊंचाई वाले इलाके हैं। खासकर गिलगिट बाल्टिस्तान पर कंट्रोल होने से हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर्स की सिक्योरिटी वो काफी मजबूत हो जाएगी। हाँ, वो तो है। पानी के लिहाज से देखें तो इंडस, झेलम, नीलम जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण नदियां यहीं से गुजरती हैं। ये इनका उद्गम स्थल है। वाटर रिसोर्सेस, ये भारत की सिंचाई और हाइड्रो पावर के लिए बहुत वाइटल है, तो ये वाटर सिक्योरिटी का भी एंगल है। और CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका क्या रोल है इसमें? हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। CPEC का एक बहुत बड़ा और क्रूशल हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। ये चाइना के लिए सिर्फ अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ग्वादर पोर्ट तक उनका स्ट्रेटेजिक एक्सेस है। तो POK में कोई भी बदलाव CPEC को सीधे प्रभावित करेगा। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर भारत POK को इंटीग्रेट करने का फैसला करता है तो ये हो कैसे सकता है? और पाकिस्तान और चाइना का रिएक्शन क्या होगा, स्पेशली CPEC को देखते हुए? देखिए, थ्योरेटिकली अगर हम सोचें तो 3 रास्ते दिखते हैं। पहला तो है डिप्लोमेटिक प्रेशर और इंटरनेशनल नेगोशिएशंस के जरिए, जिसकी संभावना शायद कम है, कह सकते हैं मुश्किल है। दूसरा रास्ता हो सकता है कि POK के अंदर ही कोई बड़ा पब्लिक मूवमेंट खड़ा हो जाए जो भारत में शामिल होने की मांग करे। अच्छा। हाँ, पर इसकी संभावना भी फिलहाल तो कम ही लगती है, गिवन द सर्कमस्टांसेस वहां। और तीसरा?
तीसरा है मिलिट्री एक्शन। जाहिर है ये सबसे रिस्की ऑप्शन है। इसके रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर हो सकते हैं। और पाकिस्तान का रिएक्शन वो तो प्रेडिक्टेबल होगा शायद। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान का रिएक्शन तो तय है। LOC पर मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाना, शायद अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स मतलब आतंकी गुटों का इस्तेमाल करना, हाँ। और जोर शोर से इंटरनेशनल मंचों पर इसे उठाना, भारत के खिलाफ लॉबिंग करना। और चाइना? सीपेक को खतरा मतलब चाइना चुप नहीं बैठेगा? बिल्कुल नहीं। चाइना अपने सीपेक इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर हाल में पाकिस्तान का साथ देगा। कैसे? मतलब क्या कर सकता है चीन? वो डिप्लोमेटिक विरोध तो करेगा ही, साथ ही बॉर्डर पर जैसे लद्दाख में या शायद ईस्टर्न सेक्टर में भी तनाव बढ़ा सकता है। अच्छा। पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन और गहरा कर सकता है, जॉइंट एक्सरसाइजेज वगैरह। दोनों देश मिलकर भारत पर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए किसी तरह ये मर्जर हो जाता है, फिर भारत के सामने इमीडिएट चैलेंजेस क्या होंगे? मुझे लगता है ये लिस्ट काफी लंबी होगी। चुनौतियां बहुत बड़ी और मल्टी फैसेटेड होंगी। सबसे पहले तो सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पूरी तरह रोकना, महासालों से बने हुए मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना, और अगर कोई इंसर्जेंसी पनपती है तो उसे हैंडल करना। ये बहुत बड़ा काम होगा। और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जैक्टली। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप बहुत बड़ा है। POK में डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है। रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इन सब बुनियादी चीजों के लिए भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। और लोग, सोशल इंटीग्रेशन, वो कैसे होगा? ये शायद सबसे मुश्किल चुनौती हो। दशकों से वहां एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला है, तो वहां के लोगों का भरोसा जीतना, उन्हें इंडियन सिस्टम में इंटीग्रेट करना, उन्हें ये यकीन दिलाना कि उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे और उन्हें बेहतर अवसर मिलेंगे। ये आसानी होगा। इसके लिए शायद ट्रुथ एंड रेकन्सिलिएशन जैसे मैकेनिज्म्स की भी जरूरत पड़ सकती है। फिर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी एक चैलेंज है। पाकिस्तानी कानूनों की जगह भारतीय कानून, कोर्ट, प्रशासन को लागू करना। और माइग्रेशन, शरणार्थी मुद्दे। हाँ, वो भी एक पहलू है। हो सकता है कुछ लोग POK से भारत के दूसरे हिस्सों में जाना चाहें, या फिर जो कश्मीरी पंडित और अन्य शरणार्थी हैं उनके वापस लौटने और जमीनी अधिकारों का मुद्दा भी उठेगा। ये सारे पॉइंट्स UPSC एस्पिरेंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है। यहीं पर एक मेंस का सवाल बन सकता है, GS पेपर 2 जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, IR आते हैं, और GS पेपर 3 जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी है, उससे रिलेटेड। हाँ बताइए। सवाल ये हो सकता है, critically analyze the major socio-economic and internal security challenges that would arise after the potential merger of POK with India. What comprehensive steps should India prepare to address these challenges effectively? बिल्कुल सही सवाल है। यानी POK के भारत में संभावित विलय के बाद उत्पन्न होने वाली प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारत को क्या व्यापक कदम उठाने चाहिए? एग्जैक्टली। ये सवाल भारत की गवर्नेंस कैपेसिटी, सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस और इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी का एक बड़ा टेस्ट होगा। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की जरूरत होगी। अच्छा, अगर ये इंटीग्रेशन हो जाता है तो POK के आम नागरिकों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा और भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा? POK के नागरिकों के लिए सैद्धांतिक रूप से उन्हें वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलेंगे जो बाकी भारतीयों को मिलते हैं। जैसे वोट का अधिकार, भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के प्रावधान, बेहतर शिक्षा के अवसर जैसे IITs, एम्स तक पहुंच, आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र जैसे पंचायती राज सिस्टम लागू हो सकता है, और सांस्कृतिक जुड़ाव जैसे शारदा पीठ कॉरिडोर खुलने की संभावना बन सकती है। और भारत के लिए क्या बदलेगा? भारत के लिए देखें तो डिफेंस के लिहाज से पोस्चर मजबूत होगा। सियाचिन और काराकोरम रेंज पर बेहतर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मिलेगा। आतंकवाद के लिए जो बफर जोन जैसा बना हुआ है वो खत्म होगा। अफगानिस्तान से डायरेक्ट कनेक्टिविटी का रास्ता खुलेगा। हाँ, वो बॉर्डर मिल जाएगा। जी, पॉपुलेशन और डाइवर्सिटी बढ़ेगी, जिसके अपने सोशल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के चैलेंजेस भी होंगे। रिसोर्सेज की बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान मिनरल रिच माना जाता है। यूरेनियम, सोना, रत्न, तांबा, लौह अयस्क, इन तक एक्सेस मिल सकता है। और टूरिज्म, सुना है वहाँ खूबसूरत जगहें हैं। हाँ बिल्कुल, नीलम वैली, स्कर्दू जैसी जगहों पर टूरिज्म का जबरदस्त पोटेंशियल है। इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रोजगार बढ़ेगा, ट्रेड, माइनिंग, हाइड्रो पावर से रेवेन्यू आ सकता है।
और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड के नए रास्ते खुल सकते हैं। और इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, दूरगामी प्रभाव? लॉन्ग टर्म में देखें तो ये शायद कश्मीर इशू का एक तरह से ज्योग्राफिकल क्लोजर हो सकता है। मतलब भारत के नजरिए से तो पूरा कश्मीर भारत का हो जाएगा। शुरुआत में इंटरनेशनल प्रेशर और तनाव जरूर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी इस नई रियलिटी को, न्यू स्टेटस को एक्सेप्ट कर ले। अच्छा। साउथ एशिया में भारत का स्ट्रेटेजिक वेट और बढ़ेगा। सेंट्रल एशिया और उससे आगे के रीजन्स तक ट्रेड और एनर्जी कनेक्टिविटी के नए एवेन्यूज खुल सकते हैं, जो भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। और लंबे समय में शायद लोकतंत्र और मजबूत हो। आपका क्या मानना है, क्या भारत को पीओके में रहने वाले लोगों को मर्जर के बाद जनमत या लोकल पार्टिसिपेशन का अधिकार देना चाहिए? ये एक बहुत ही संवेदनशील और अहम सवाल है, जिस पर विचार जरूरी है। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम अगले एपिसोड में कुछ दर्शकों की कमेंट्स वीडियो में शामिल करेंगे। हाँ, जरूर। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें सिविल 360, the only UPSC channel you can just listen to and stay UPSC ready 24/7। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।